ये है पहला मृदा के प्रकार, जो जलोढ़ मृदा। इसको हम लोग देखते हैं ये बनता कैसे है। ये देखिए यहाँ पर ये मिट्टी का क्रॉस सेक्शन है। इसको थोड़ा सा, इस फोटो को हम लोग देखते हैं। मिट्टी का क्रॉस सेक्शन मतलब अगर कहीं पर आप मिट्टी खोद करके उसको जैसे जिस तरह से कुआं खोदा जाता है ना, उसको खोदने के बाद अगर देखिएगा ना तो किस तरह से मिट्टी का लेयर होगा तो आपको दिखाई देंगी। आप क्षय रहित धारी चट्टानें। अब क्षय रहित मतलब ये सबसे नीचे जब जाइएगा ना तो चट्टान मिलने लगेगा। हालांकि हम लोग के तरफ मिट्टी का मोटाई बहुत ज़्यादा है, चूँकि अगल बगल हम लोग का पहाड़ नहीं है, हम लोग तराई वाला रीजन में है, समतल में पड़ जाते हैं। तो हम लोग की तरफ जो है ये वाला चट्टान बहुत नीचे। फिर है अध स्तरीय अपक्षयित धारी चट्टानें। ये आधारी चट्टानी, इसमें कम टूटा हुआ बड़ा बड़ा इसमें पत्थर रहता है, लेकिन इसके ऊपर वाला जो लेयर है ना इसमें थोड़ा छोटा छोटा, मतलब ये अपक्षयित मतलब क्षय हुआ है, टूट गया है। और इसके ऊपर जो है एक लेयर, इसमें ज़्यादा आप बालू देखिएगा, इसमें बड़ा बड़ा बालू के कण, रेत का कण मिलेगा। उप मृदा अपक्षयित चट्टानें, बालू, गाद व मृत्तिका। इसमें देखिए, इसमें थोड़ा बालू से बड़ा बड़ा कंकड़ टाइप रहेगा। इसमें बालू आ गया, बालू में साथ साथ आपको डेड मटेरियल्स भी मिलेंगे। डेड मटेरियल्स मतलब इसमें आपको प्लांट का अवशेष भी मिलने लग जाएगा। और ऊपरी संस्तर मृदा, और यही मृदा जो है जिस पर हम लोग फसल लगाते हैं, सबसे ऊपर वाला लेयर, इसी में जड़ वगैरह रहेगा। आपको छोटा छोटा फसल का पेड़ उड़ का तो इस नीचे वाला में भी चला जाएगा, लेकिन इसमें आपको हम लोग जो भी फसल लगाते हैं, जोताई कोड़ाई वगैरह सब ऊपर वाला में हम लोग करते हैं। और इसी में जो है पानी भरा हुआ होता है, इसके बीच में जो जगह होता है उसके बीच में जो है पानी भरा हुआ होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं भूमिगत जल। इसी को हम लोग बोलते हैं भूमिगत जल। और ये पानी भरते भरते ऊपर तक आ जाता है, और कभी कभी जब लेयर बहुत अच्छा है पानी का तो बहुत ऊपर तक आ जाता है। और नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, एक पाइप डालते हैं नीचे तक। यहाँ अब क्षय रहित चट्टान तो यहाँ पर जा करके, चूँकि बहुत बड़ा बड़ा ना होता है, इसमें पानी रुका हुआ रहता है, और ज़्यादा नीचे जाने पर तो एकदम सॉलिड आपको मिल जाएगा। तो सॉलिड के ऊपर जो है, जो जितना भी जगह रहता है उसमें पानी भरा रहता है। और हाँ, जिधर पानी का लेयर ठीक हो उधर पानी भरा रहता है, और वही पानी हम लोग निकाल लेते हैं, निकाल करके पीते हैं। तो ये मिट्टी का क्रॉस सेक्शन हो गया। इसी ढंग से को मिट्टी मिलेंगी। ऊपरी संस्तर मृदा मतलब इसमें एकदम पूरा ब्रेक डाउन हो गया होगा, एकदम चिकना चिकना छोटा छोटा, और इसमें आपको डेड मटेरियल्स भी, ह्यूमस वगैरह भी काफ़ी मिल जाएंगे। इसमें थोड़ा कम मिलेगा, और इसमें तो एकदम समझिए आकड़ आकड़ टाइप रहेगा, और ये पत्थर टाइप ही रहेगा। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं जलोढ़ मृदा। यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। एक फोटो हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं ताकि उसको हम ठीक से देखेंगे। ये देखिए फोटो के साथ हम लोग पढ़ेंगे इसको। देखिए इस फोटो में हम लोग देखेंगे कहाँ किस तरह का मृदा है। देखिए जलोढ़ मृदा का फोटो आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। ये अब देखिए, हाँ यहाँ पर देखिए जलोढ़ मृदा जो है हमारा, वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। फोटो देखिए यहाँ, ये जो ग्रीन कलर है ये जलोढ़ मृदा का है, और उत्तरी मैदान आपको ये है। देखिए गंगा इधर से निकलती है और इधर से होकर गुजरती है, तो गंगा वाला जो मैदान है पूरा के पूरा जलोढ़ मृदा से बना हुआ, देखिए देख रहे हैं। और ये विस्तार होकर के यहाँ आपको गुजरात तक चला गया है, इधर एक पतला सा। और ये ब्रह्मपुत्र वाला जो है, ये वाला जो है मैदान ब्रह्मपुत्र नदी का है। तो नदी जब मिट्टी लेकर के आती हैं तो समान तौर पर
नदी के द्वारा लाई गई ये डेड मटेरियल या जो कुछ भी वो ढो करके लाती हैं, विदरिंग ऑफ रॉक्स लेकर के आती हैं, उससे जो मिट्टी बनता है वो जलोढ़ मृदा बनता है। मतलब हमारे अरवल में कौन सा मृदा है? जलोढ़ मृदा है। यहाँ देखिए इस तरह से, यहाँ इधर तो आकर के हमारा नदी जो है गिरती है, यहाँ गंगा नदी आकर के इधर गिरती हैं, तो गंगा नदी वाला जो रीजन है वो जलोढ़ मृदा का है। और ये देखिए किनारे किनारे, तो ये भी नदी वाला ही रीजन है। ये सब इस पूरे क्षेत्र में नदी बहती हैं। यहाँ पर देखिए इधर से भी कुछ नदियाँ बहती हैं, और इस ढंग से लाखों करोड़ों साल लगते हैं इनको बनने में। तो देखिए वास्तव में संपूर्ण ऊपरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। यह मृदा हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। निक्षेप मतलब वही जो ढो करके लाती हैं। विदरिंग मतलब रॉक, पहाड़ जब टूटता है तो टूटे हुए सामान को ढो ढो करके बुकनी बुकनी ये मिट्टी के साथ लेके आती हैं। तो जो मिट्टी बना ना, अपने पानी के साथ लेके आती हैं, तो जो मिट्टी बनता है वही हम लोग यहाँ पर जलोढ़ मृदा के रूप में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये तो गंगा वाला हो गया। ये जो है ये रीजन जो है, हालांकि पाकिस्तान में भी जलोढ़ मृदा होगा, लेकिन हम लोग को पाकिस्तान से मतलब नहीं है। सिंधु नदी यहाँ से निकलती है, इस तरह से होकर के गुजरती है, लेकिन सिंधु नदी में 5 नदी और मिलती है, झेनाब, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास वगैरह वगैरह, ये 5 नदियाँ जो है मिलती है। तो ये हम सिंधु नदी तंत्र बोलते हैं। और गंगा नदी तंत्र तक, गंगा जो नदी निकलती है वो ऊपर से निकलती है भागीरथी, इधर आके राम गंगा, और दोनों जब मिलता है तो ये गंगा नदी बन जाती है। और इधर आकर के बहुत छोटी छोटी नदियाँ मिलती जाती हैं इसमें, गंडक, बूढ़ी गंडक वगैरह, इधर से सोन नदी, पुनपुन, दारधा वगैरह वगैरह नदी जाके मिलती है। तो ये जो बना न रीजन, तो इसको ये पूरे के पूरे नदी और नदी के छोटे छोटे जो उनका सहायक नदियाँ हैं उनसे नदी तंत्र बनते हैं। तो ये गंगा का हो गया, ये सिंधु का हो गया, और यहाँ पर जो है ये आपको ब्रह्मपुत्र का हो गया। ब्रह्मपुत्र जो हमारे देश में उतना बड़ा तो नहीं है, ये चूँकि चीन से ऐसे बह करके आती है ना, यहाँ से तिब्बत से निकलता है, और यहाँ से इस तरह से बहते 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 इधर आकर के भारत में बांग्लादेश होते हुए फिर जा कर के नीचे गिर जाती हैं। तो ये तीनों नदी तंत्रों के द्वारा जो बना हुआ है वो, ये तो यहाँ पर मरुस्थल न है। अगर ये नहीं होता तो क्या होता? ये भी मिट्टी ही होता, और जलोढ़ मिट्टी ही होता। ठीक है। 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी लाए गए निक्षेपों से बनी है। एक संकरे गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई हैं। देखिए संकरे गलियारा, ये है संकरा गलियारा, तो ये है राजस्थान और ये है गुजरात, यहाँ तक फैली हुई है। देखिए पूर्वी तटीय मैदान, विशेषकर महानदी, पूर्वी तट, ये है पूर्वी तट। तो ये पूर्वी तट वाला मैदान जो है विशेषकर महानदी, गोदावरी, महानदी आपको उड़ीसा में मिलेगी, तो ये महानदी हो गया। गोदावरी आपको, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, कावेरी इधर आपको मिलेगा, और गोदावरी इस रीजन में यहाँ पर, और कृष्णा शायद इधर। ये सब कावेरी नदियों के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। अब नदी के डेल्टा क्यों कहा गया? नदी के डेल्टा किसको बोलते हैं? नदी जब अपने मुहाने की तरफ बढ़ती है, जहाँ जाकर के नदी समुद्र में मिलती है, तो उसके पहले वाला जो क्षेत्र बनता है उसको हम नदी का डेल्टा बोलते हैं। और वहाँ पर जो है बहुत विस्तृत नदी हो जाती है, मतलब कई छोटे छोटे इसमें बढ़ जाती है, और बहुत विस्तृत नदी हो जाती है। और वजह यही है कि नदी जो है संपूर्ण रास्ते चल करके जितनी सारी चीज़ों को ढो के लाई, वो अपना यहाँ पर ला करके निक्षेप कर देती हैं। यहाँ पर लास्ट में नदी का जहाँ डेल्टा है वहाँ पर ला करके छोड़ देती हैं। और यही जो है नदी का डेल्टा के वजह से ही यहाँ पर आपको बना हुआ है जलोढ़ मिट्टी, और इधर जो है वो दूसरा मिट्टी है, ये पहाड़ से बना हुआ मिट्टी है, वहीं पर रह गया, और ये नदी के द्वारा ढो करके लाई गई मिट्टी था।
ठीक है। जलोढ़ मिट्टी जो हम अपने अरवल में देखते हैं या अपने आसपास जो मिट्टी देखते हैं वो जलोढ़ मिट्टी होता है। जलोढ़ मृदा में क्या क्या होता है, तो हम लोग जो देखे हैं, क्या जो हम लोग देखे हैं वो सही है कि नहीं है, तो इस बात को महसूस करें। जैसे देखिए, जलोढ़ मृदा में रेत रेत तो होता है। हम लोग तो देखते हैं कि जब है ना, हम लोग के स्कूल में भी पानी पड़ता है तो रेत एकदम साफ दिखाई देने लगता है। सील्ट, सील्ट मतलब रेत से थोड़ा बड़ा वाला जो कण होता है उसको सील्ट बोलते हैं। मृतिका, मृतिका मतलब पेड़ पौधा का जो सड़ा हुआ पार्ट होता है, या जब मट्टी ना घुला जाता है तो ऊपर फेन फेन टाइप दिखाई देता है, वही के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा कणों का आकार बढ़ता है। हाँ देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा बात समझिए। जैसे ये हमारा यहाँ से गंगा नदी निकली और इधर मुहाने की तरफ आई, तो मुहाने की तरफ जब मिट्टी मिलेगा तो बताइए यहाँ तक से ढो करके जो मिट्टी आएगा तो बहुत हल्का वाला पार्ट नहीं यहाँ तक आएगा, और ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो जितना भारी रहेगा वो पहले ही रुक जाएगा। तो जैसे जैसे कहा जा रहा है कि नदी में हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, मिट्टी के कणों का आकार बढ़ता जाता है। वजह कि नदी ढो के तो ला रही थी लेकिन इतना भारी था कि ऊपर ही रुक गया, और जो सबसे हल्का सबसे छोटा रहा वो नीचे तक आ गया। समझ गया? यही कह रहा है कि कणों का आकार बढ़ता जाता है। अब देखिए, हम लोग इसी फोटो को हम लोग देख रहे थे, फोटो आपके सामने था। हाँ, अब देखिए, हम इसको इधर रख लिए ताकि पढ़ने में आसानी हो। नदी घाटी के ऊपर भाग में जैसे ढाल भंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती है। ढाल भंग के समीप, ये कहने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर से जब नदी आती है ना, ऊपर से जब नदी आती है तो हाँ, यहाँ से जब ऊपर से जब नदी आती है तो ढाल जहाँ पर भंग होता है, मतलब ढाल जहाँ पर टूट जाता है। जैसे हम कहते हैं कि गंगा नदी जमीन पर कहाँ उतरी, अरे वो जमीने पर है, लेकिन जमीन पर उतरने का क्या मतलब हुआ कि ढलान उसका कम हो गया। ऊपर से आ रही थी तो पहाड़ था, एकदम ढलान बहुत ज़्यादा था, लेकिन समतल के रूप में जब आती हैं तो वही हम बोलते हैं ढलान भंग, जहाँ से शुरुआत होता है। ठीक ना? तो जहाँ से भी शुरुआत हो वो वाला जो क्षेत्र है उसको हम लोग बोलेंगे ढलान भंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती है। मोटे कण वाले क्यों? क्योंकि बहुत भारी ना, अब ऊपर से पहाड़ टूट करके और ढो करके लेके आ रहा था नदी। नदी के तेज धारा तो ऊपर से गिरते वक्त रहता है, लेकिन जैसे ही वो समतल पर आ जाए तो जो भी उसके साथ जो मोटे मोटे या बड़े बड़े मिट्टी के कण लेकर के, पत्थर के कण लेकर के आए गए थे, वो तुरंत भर में बैठ जाएंगे कहीं अगल बगल जा करके। तो उससे जो मिट्टी बनता है तो वही कह रहा है कि बड़ा कण वाला मिट्टी मिलता है। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार, चो क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती है। तो देखिए, द्वार कहाँ कहा गया? जैसे पहाड़ से इस तरह से ना ये नदी गिर रही है, तो नदी गिर रही है तो जहाँ गिर रही है ना उसके आसपास जो बना उसको हम द्वार बोलते हैं। चोट क्षेत्र किसको बोलते हैं? इधर मुड़े उड़े, सॉरी क्या हो जा रहा है, ये क्या हो गया जी? हाँ, अब देखिए, चोट क्षेत्र और तराई में, तराई किसको बोलते हैं? तो तराई देखिए, नदी जब बह करके ये पहाड़ी वाला नीचे से जब गुजरती हैं, पहाड़ के एकदम किनारे किनारे से एकदम उसके बेस से होकर के गुजरती हैं जब नदी, तो उसको हम तराई बोलते हैं। तो उधर जो है तलहटी तरफ, तराई तरफ, या जो मुड़ा वाला जो क्षेत्र हुआ उस तरफ वाला क्षेत्र जो
पहाड़ से इस तरह से जब नीचे एकदम गिरती हैं तो ये गिरने वाला क्षेत्र, इधर मुड़ने वाला क्षेत्र और तराई क्षेत्र जो हुआ, उस सब में आपको बड़े कण वाली मृदाएं पाई जाएंगी। कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। यहाँ पर देखिए बड़े कण वाली मृदा, छोटे कण वाला मृदा, एक ये हो गया पहचान करने का तरीका, और दूसरा यहाँ पर कहा जा रहा है कि कितना उम्र का मृदा है, इससे भी पता चलता है उनका प्रकार। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती हैं। पुराना जलोढ़ को बांगर कहते हैं और नया जलोढ़ को खादर कहते हैं। पुराना जलोढ़ को बांगर और नया जलोढ़ को खादर। बांगर मृदा में कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। क्यों? बांगर मृदा में कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। देखिए वजह इसका क्या है। अब जो पहले मिट्टी बना होगा वो उसका जो विदरिंग हुआ होगा वो थोड़ा मोटा मोटा रहा होगा, और वो अपने जो तराई क्षेत्र होगा, जो किनारे वाला क्षेत्र होगा, उधर बन गया होगा। और नदी तो चूंकि हर साल बहते रहती है, तो नदी अपने साथ हमेशा कण लेके जाती है। अब बताइए, मान लिया जाए कि इधर मिट्टी नहीं था, सोचिए, और नदी बह रही है बह रही है बह रही है, साल दर साल बह रही है। अब हर साल जो है मिट्टी जब बहती हैं तो अपने साथ कण ढो के ला रही हैं। अब लाते 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 ये कण कुछ आगे जा कर के सेटल हो जाएगा, कुछ आगे जा कर के सेटल हो जाएगा। जब मुहाने तरफ पहुंचेगा तो वो कण जो है सबसे लास्ट वाला, जब सब तरफ से सेटल होकर बच जाएगा, वो यहाँ आएगा, या बहुत हल्का कण। और यहाँ जो मिट्टी बना वो सबसे हल्का, सबसे छोटा कण का बना और सबसे नया, क्योंकि बाकी जो मिट्टी था वो पहले ही सेटल हो गया था, पहले ही जा कर के कहीं बैठ गया था, और लास्ट में जो बना वो नया। तो इधर वाला जो मुहाने के तरफ वाला होना चाहिए वो होना चाहिए खादर, और जो इधर वाला मिट्टी होना चाहिए वो होना चाहिए बांगर। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती है क्योंकि ये हमेशा ऊपर वाला कण या अपने साथ साथ अवशेष भी, जंतु अवशेष भी ढो करके लाती हैं, इसलिए यह बहुत उपजाऊ होती हैं। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं। अब देखिए ये कहाँ से आ गया, इस तरह के मिनरल कहाँ से आ गए? तो इस तरह के मिनरल आने का कारण क्या है? देखिए, जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं। जब पहाड़ से ऊपर से गिरती हैं तो इस रास्ते में कहीं पर अगर चूना पत्थर मिला तो वो साथे साथे ढो करके आ गया और मिट्टी के रूप में वो कहीं जम गया, उसमें आकर के मिल गया। फास्फोरस, तो पहाड़ में फास्फोरस भी होते हैं, पोटास भी होते हैं, अपने रास्ते में सब ढो करके लेके आती हैं, जो इनको गन्ने, चावल, गेहूँ और अन्य अनाज मतलब जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट युक्त अनाज पाते हैं वो, और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। और यही वजह कि हमारे क्षेत्र में गन्ना लगाया जाए तो गन्ना भी बहुत होगा, चावल लगाया जाए तो चावल भी होता है, गेहूं भी होता है और दलहन फसल भी होता है, क्योंकि हमारे पास कैसी मृदाएं हैं? जलोढ़ मृदा। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र में गहन कृषि की जाती है। गहन कृषि किसको बोलते हैं? एक साल में कई फसल उगाए जाएं, और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। अब देखिए, जहाँ पर भोजन अधिक वहाँ पर जीव अधिक पाए ही जाएंगे। अब आदमी भी एक जीव है। अब जिस क्षेत्र में ज़्यादा भोजन मिलता है उस क्षेत्र में खूब खाएगा आदमी, मरेगा कम, भूखमरी कम होगा, तो जनसंख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। हमारे देखिए बिहार में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। इसका कारण यही है कि यहाँ पर भोजन की उपलब्धता बहुत ज़्यादा था शुरुआत से ही। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक क्षारीय होती हैं। सूखे क्षेत्र की मृदा, इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। सूखे क्षेत्र जिधर से नदी होकर के नहीं गुजरते, पानी की अनुपलब्धता हो तब। तो ये हम जलोढ़ मृदा पढ़ें, क्यों बनता है, कैसे बनता है, क्या कारण है, ये सारा चीज़। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।